हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप पीछे देख रहे हैं कि आज हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं भैया आरआईएमसी यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस का। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आरआईएमसी आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया एक ही है जो कि देहरादून के अंदर आपको मिलेगा। यूपी सैनिक स्कूल आपको दो मिल जाएंगे। ये यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये डिफेंस मंत्रालय के द्वारा लीड नहीं किए जाते। गोरखपुर के अंदर और लखनऊ के अंदर। ठीक है, लखनऊ के अंदर सबसे पुराना है, रिसेंटली गोरखपुर के अंदर इसे ओपन किया गया है एक और। ठीक है, आरएमएस देखेंगे तो आपको 5 मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, ये 5 मिलेंगे आपको। ठीक है, 2 राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, धौलपुर और अजमेर में। 2 आपको मिलेंगे कर्नाटक बेलगांव और बेंगलुरु के अंदर, और 1 मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश चेल के अंदर। ठीक है, ये 5 हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ये 2 हैं और ये आपका 1 है। तीनों के बीच में कंपेरिजन करेंगे, ऑल अबाउट जानेंगे इनके बारे में, चाहे सिलेबस हो, चाहे कट ऑफ हो, चाहे एज लिमिट हो, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे फीस क्राइटेरिया हो। इन सारे पहलुओं को इस वीडियो के अंदर हम टच करेंगे। ठीक है, तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे। तो ये आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होने वाली है भैया, तो इसे वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस चीज़ को देख पाए और अपना मन बना लें कि भैया जाना कहाँ है, या फिर एक कॉमन पाथ बना लें कि तीनों को टारगेट करते हुए आप निकल जाएं। ठीक है, जहां हो जाए वो ठीक है, फिर ऐसा हो ना कि आपके पास में तीनों में अगर आपका हो जाए फिर आपको फिर चॉइस करना पड़ो, तो समझिए आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया हम आरएमएस सेलेक्ट करें, यूपी सैनिक जाएं, या आरएमसी चुने। ठीक है, तीनों ही आप जो अपना मन इस तरीके से बना सकते हैं, तीनों में कंपेरिजन देख करके, क्योंकि एनालिटिकल अपना दिमाग लगाइए, चीज़ों को समझिए, फिर जा करके आप इस चीज़ को महसूस करिए कि भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए कि आपका दोस्त अगर आरएमसी जा रहा हो तो आप भी जाएं, या आपका दोस्त आरएमएस जा रहा हो तो आप भी जाएं। आपका दिल क्या कहता है, आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो पाएंगे, इस चीज़ को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपका जो दिल जो चाहता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कहाँ एक अच्छी फैसिलिटीज आपको मिल पाएंगी, इस चीज़ को देखते हुए। ठीक है, आपका एज क्राइटेरिया क्या है और आप कब किस तरीके की चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले भैया देखिए, जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उससे बहुत कम परसेंटेज है जो कि लोग सब्सक्राइब करते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि टीम ने जब डाटा बताया तो मैं भी जानकर के हैरान था कि भाई कंटेंट तो बहुत देखा जाता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है। मैं हालांकि कहता नहीं किसी भी वीडियो में। ठीक है, आप देखिए आरआईएमसी यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस। सबसे पहले अगर हम देखें गवर्निंग बॉडी की अगर बात करें कि भैया इनको करता कौन, गवर्न कौन करता है, तो आप देखेंगे आरआईएमसी डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर्गत काम करता है। यूपी सैनिक स्कूल आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। ये इकलौता भारत में आपको सैनिक स्कूल दिखेगा, यूपी सैनिक स्कूल, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीड किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, आरएमएस की बात करोगे तो आरएमएस आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर देखने को मिलेगा। ये दोनों ही डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय के द्वारा लीड किए जाते हैं, और ये सिर्फ इकलौता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीड किया जाता है भैया। ठीक है, एडमिशन फॉर्म की बात करोगे तो देखो, आप देखेंगे ट्वाइस अ ईयर, आरएमसी के 2 साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, 2 बार ही सेशन, पहला जून में होता है पेपर इसका, दूसरा दिसंबर में होता है। ठीक है, जून वाला रिसेंटली हो चुका है, अब आगामी दिसंबर के लिए इसका होगा। ठीक है, आप देखेंगे ये वंस अ ईयर, एक ही बार होते हैं, साल में एक बार ही होते हैं। ये भी साल में एक बार ही एडमिशंस लेते हैं। अगर फॉर्म रिलीज की बात करें तो देखो फरवरी और सितंबर के करीब इसके फॉर्म रिलीज कर दिए जाते हैं। फरवरी वाला जो जून के लिए, सितंबर वाला जो दिसंबर के लिए। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन आपको, दूसरी चीज ये ऑनलाइन मोड में नहीं होता है, इसलिए आपको प्रोस्पेक्टस मंगवाना पड़ता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि प्रोस्पेक्टस कई बार आने में बहुत दिक्कत हो जाती है, काफी टाइम भी ले लेता है क्योंकि पोस्ट द्वारा आता है, या फिर आप किसी को भेज करके वहां से भी मंगवा सकते हैं, और उसको फिल करके आपको फिर भेजना पड़ता है, जिसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और फॉर्म मिलता है। फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में ही भर करके उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना होता है आरआईएमसी के लिए। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, समय से ही अपने प्रोस्पेक्टस को आप अप्लाई करें, समय से ही फीस करें। इसकी वजह से आरआईएमसी आपको दिए गए पते पर पोस्ट द्वारा आपको ये चीज भेज देगा, है ना। यहाँ देखेंगे तो यूपी सैनिक स्कूल सितंबर और अक्टूबर के महीने में जनरली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए जाते हैं। सितंबर अक्टूबर लेट होता है तो अक्टूबर, है ना। यहाँ देखेंगे सितंबर में। अगर आप बात करेंगे कि जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट किया था, मैंने बताया जून के अंदर और दिसंबर के अंदर आरएमसी का 2 बार ही होता है एग्जाम। जनवरी के अंदर जो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया था, और दिसंबर के अंदर आपका आरएमएस का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है भैया। एडमिशन क्लासेस की बात करें तो क्लास 8th के लिए यहाँ लिया जाता है, यहाँ क्लास 9th और 6th के लिए, यहाँ भी क्लास 6, 9th और 11th के लिए। 11th के लिए देखो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है भैया। ठीक है, इसके लिए आपको जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स आफ्टर 10th छोड़ देते हैं आरएमएस, किसी कारणवश 1, 2 या 3 स्टूडेंट जो भी छोड़ते हैं, उनके लिए आरएमएस उन सीट को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन अलग से रिलीज करके उनको वापस फिल करने के लिए इस तरह की चीज़ें नोटिफिकेशन निकाल देता है और क्लास 11 से ज्वाइन कर लेता है बच्चों को। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस और किस प्रकार से क्लास 11th के लिए एडमिशन होता है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसे जाकर के देख लीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है,
वो उन बच्चों के लिए जिनका सपना था 11 ज्वाइन करना आरएमएस, वो किसी कारणवश नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो इच्छा आज भी व्याप्त है। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक विकल्प हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अगर एंट्री की बात करेंगे तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए होता है, आरएमएस आरआईएमसी में भी बॉयज़ गर्ल्स और आरएमएस में भी और यूपी सैनिक स्कूल में भी, दोनों में ही बॉयज़ गर्ल्स की एंट्री अलाउ है। आरआईएमसी में पहले नहीं होती थी, लेकिन जब से एनडीए में हुई उसके बाद से आरआईएमसी के अंदर भी और आरएमएस के अंदर भी गर्ल्स की एंट्री को ओपन कर दिया गया। ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल के अंदर पहले ही किया जा चुका था 15-16 के समथिंग में, आपका इसका जो 15-16 2015-16 पे लगभग यूपी सैनिक स्कूल में पहले ही गर्ल्स की एंट्री को अलाउ कर दिया था। और उस गर्ल की एंट्री में से आप देखेंगे कि लगभग आज जब रिजल्ट आया तो पहले बैच में से लगभग 40-50% जो गर्ल्स हैं उन्होंने अपना रिटन क्वालिफाई करके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है ना। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि लड़कियां भी या किसी से कम नहीं है ना। चाहे बात डिफेंस फोर्सेस की हो, चाहे बात फाइटर पायलट उड़ाने की हो, चाहे बात किसी भी देश की किसी भी सेवा में कार्य करने की हो, वहाँ सब जगह जो लड़कियां हैं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। तो जो भी लड़की इस वीडियो को देख रही हो वो इस चीज़ को जरूर, अगर उनके दिल में ये इरादा पल रहा है कि वो भी देश सेवा के लिए जाएं, वो भी इस भ्रम को तोड़ें कि सिर्फ लड़के ही देश सेवा कर सकते हैं या फिर लड़कियां कमजोर होती हैं, इस भ्रम को तोड़ने के लिए वो भी आगे आए, ताकि समाज में एक मार्गदर्शन बाकियों के लिए मिल सके, आप एक रोल मॉडल बने, ताकि समाज में एक विशेष जागृति आ सके, उस अभियान का आप हिस्सा बने, है ना। देखिए, आप सेलेक्ट होते हैं तो सिर्फ आप नहीं, आपके पीछे बहुत सारी चीजें आपकी चीजें जाती हैं, है ना। लोग भले ही आपके बारे में आपके मुंह पे बात करें ना करें, लेकिन आपके पीछे जरूर बात करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, कहते हैं ना, जो मेहनत करी तेरा पैसा रहेगा, रेशम ना सही तेरा रेशा रहेगा, अभी कर ले तू सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। इसलिए जी हमेशा की नहीं होती, जो चीज़ उन्होंने ठान लिया है उसे अभी करके रहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा भी गया कि जो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। एक बार जो समय निकल जाता है, कहते हैं ना, समय चूक पुन का पछताने, जो एक एग्जैक्ट समय होता है, जो एक राइट समय होता है, उसको अगर आप गवा देते हैं तो उसके बाद पछतावा, रिग्रेट, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ भी चीज़ समझ लीजिए, इसको आप जरूर अपने अंदर इस चीज़ को एक बार झांकें। अगर आपका मन करता है कि हाँ मैं इच्छुक हूँ आर्म्ड फोर्सेस की ओर जाने की, किसी के दबाव में मत करिएगा। देखिए, क्योंकि दबाव में अगर आप करोगे तो हो सकता है कि हम एक बेहतर फिलोसफर खो दें, हो सकता है कि हम बेहतर आर्टिस्ट खो दें, हो सकता है हम एक भारत में एक बेहतर सिंगर खो दें, हो सकता है कि हम बेहतर कंटेंट राइटर खो दें, कुछ भी का जो इसके अंदर एक विशेष टैलेंट पड़ रहा हो। लेकिन अगर आपके दिल से ये आवाज़ आती है कि हाँ मेरे को आर्म्ड फोर्सेस में सेवा देनी है, तो फिर कहीं ना कहीं आप इसमें आइए। किसी की दाब धौंस में मत आइए, किसी को देख करके मत आइए, है ना। आप खुद के निर्णय लेने के काबिल बनिए और खुद से ही इस चीज़ को आप चुनिए, है ना। क्योंकि सफलता नहीं, देखिए आपके लिए लोग क्या कहते हैं ये मायने कम रखती है, सफलता आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सफलता के आपके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि खुशी प्रसन्नता अल्टीमेटली आपकी होने वाली है। चंद लोग आप अच्छे कपड़े पहन के निकल जाएंगे, दो लोग तारीफ कर देंगे, उससे अल्टीमेटली आपको प्रसन्नता नहीं मिलने वाली। वो बहुत क्षणिक है, आपको 1-2 मिनट मिली, उसके बाद आपका क्या, तो ये मैटर नहीं करता। आपका अंदर का अंतर्मन क्या कहता है, वो रियल आपको आनंद देगा। वो आनंद ऐसा होगा जैसे कहते हैं ना, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर उड़ जहाज पे आवे। तो ये उसी प्रकार से है, ठीक है। तो उसको जब आपका जो बैरागी मन है ना, उसको कहीं भी आनंद नहीं मिलता, वो आनंद स्वतः ही आपको अंदर खोजने पे ही मिलेगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो आनंद राम भजने वो आनंद कहाँ अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो देखो, फकीर भी कई बार ऐसी जिंदगी जिंदगी आप किस ढंग से जी रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक फकीर के द्वारे से भी सिकंदर भी निराश होकर लौट जाता है, और एक फकीर आलम मस्त पड़ा रहता है ना। क्योंकि उसे ना बहुत ज्यादा चिंता फिक्र कुछ है नहीं, लेकिन सिकंदर के दिल में भी अरमान बाकी रहते हैं, इस वजह से वो निराश हो जाता है। इतनी दुनिया को जीतने का जो विजन लेकर के चलता है, लेकिन वो भी एक फकीर के द्वार से निराश होकर के लौट जाए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप ही इस चीज पे ले ज्यादा इतराइए ना, ज्यादा घमंड ना करिए। आप अपनी आनंद की ओर घूमिए, अपनी प्रसन्नता पे जाइए, लोगों के कहने पे मत जाइए, भेड़ चाल पे मत जाइए, है ना। किसी के दाब धौंस पे मत जाइए। जीवन आपका है भैया। 100 साल की उम्र में से भी आज देखेंगे 70 साल, वैसे ही आज पॉल्यूशन इतना है, खान पान दूषित हो चुका है, वो 70 साल बचा है, उसमें से भी आप 29 साल अगर आप 8 घंटे के सोने के हिसाब से लेते हैं, तो 29 साल वैसे ही गवा देते हैं आप 100 साल की ड्यूरेशन में से। उसके अलावा भी 20 साल में आपको ये सोचने में लग जाता है, 15-20 साल के, भैया मेरे को करना क्या है जीवन में। बहुत लोग ये नहीं जान पाते कि उन्हें जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं पहचान पाते अपने अंदर के टैलेंट को। लेकिन मेरे इस वाक्य से आप जरूर वाकिफ होंगे, भगवान ने किसी न किसी के अंदर, जो भी ईश्वर है, जो भी ऊपर परमपिता बैठा हुआ है, जिसको भी आप मानते हैं, उसने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज जरूर जनरेट करके दी हैं।
चाहे आप इसे साइंटिफिक टेम्परामेंट से देख लीजिए, चाहे आप आध्यात्मिक टेम्परामेंट से देख लीजिए, किसी भी तरीके से चीज को समझ लीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप स्वतः ही अपने निर्णय खुद लें। किसी के दबाव धौंस में आकर के आप चीजें ना करें, वरना आपको वो सफर कर सकते हैं जिंदगी भर। आपको पेमेंट जरूर मिलेगी, सैलरी जरूर पाओगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं पाओगे। आप जिंदगी भर उससे निराश रहोगे, जिंदगी भर उसे एज अ बोझ की तरह आप ढोगे। तो उससे जरूरी है, अगर आपके दिल से आवाज आती है देश सेवा की, तो आप इसमें जरूर बढ़ें। अन्यथा आप उस टैलेंट, हिडन टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें जो आपके अंदर भगवान ने डाल करके भेजा है, ठीक है। उसके लिए आप आगे बढ़ें और उसको खोजने की, सोचने की कोशिश करें। आप अपने अंतर मन से सवाल पूछें कि मैं चाहता क्या हूं, क्यों चाहता हूं, और इसको कैसे पा सकता हूं, इसको पाने से मिलेगा क्या। इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप खुद से करेंगे ना, तब आपको इनके आंसर्स आपको मिलेंगे। हमेशा अंदर आपके अंदर दो मन आपके अंदर चलते हैं, ठीक है। इस पर ज्यादा बात ना करते हुए बस इतना ही आप समझ लीजिए कि आप खुद के निर्णय बनाइएगा, किसी के दाव धौंस में या भेड़ चाल का आप जरिया मत बनिएगा, है ना। फिर आपको कहीं ना कहीं छोड़ करके आना पड़े, ये सारी चीजें आपको महसूस करनी पड़े, है ना बच्चे। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आपका 11.5 से लेकर के 13 साल के बीच रहता है आरएएमसी के अंदर। आप यूपी सैनिक स्कूल के अंदर देखेंगे 10 से 12 साल क्लास 6 के लिए, और 13 से 15 साल क्लास 9 के लिए रहता है ना। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे क्लास 6 में आप देखेंगे 10 से 12 साल और 13 से 15 साल क्लास 9 के लिए रहता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरा, रिटर्न की बात करें तो रिटर्न देखिए यहाँ डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू मोड में। जी के आपका एमसीक्यू मोड है, बाकी आपको जो मैथ्स है और इंग्लिश है वो आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में लिया जाता है आरएएमसी के अंदर, है ना। ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ ओएमआर सीट बेस्ड होता है, ठीक है, यानी एमसीक्यू बेस्ड होता है यूपी सैनिक स्कूल के अंदर। यहाँ भी ओएमआर बेस्ड यानी एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी तुक्केबाजी नहीं चल सकती है भैया। आरएम यहाँ क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तुक्केबाजी काम नहीं आएगी, है ना। और ना तुक्केबाजियों से कभी हल निकलता है ना। तुक्केबाजियों से एक आध 100 में अगर एक दो का तुक्का लग गया, इसका मतलब ये नहीं सबका लग सकता है, ठीक है। आप पढ़िए, आप अपनी काबिलियत पर भरोसा करिए, है ना। आप कंसेप्चुअल पढ़ के जाइए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो एकेडमिक्स स्तर है वो इतने तरीके अच्छे खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, पर बच्चे आजकल बड़ा ही एक परेशान होता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि भैया आज का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का, जहाँ क्रिएटिव आइडियाज़ की बात नहीं होती, जहाँ इनोवेशन की बात नहीं होती, जहाँ इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात नहीं होती, जहाँ एनालिटिकल थिंकिंग्स की बात नहीं होती, जहाँ इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात नहीं होती। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लोप करते हुए सिर्फ रट्टाफिकेशन पे आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है। तो इस चीज़ को समझने की, इसको ब्रेक करने की देखो जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। कि मैं वापस लौट करके 6 क्लास में नहीं जा सकता, मैं वापस लौट करके 7th 8th 9th में नहीं जा सकता, लेकिन अभी आप हैं। तो इसलिए आपकी ये प्राथमिकता बनती है कि आप चीज़ों को समझ करके ही आगे बढ़ें, है ना। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिबेट करिए टीचरों के साथ में, या आप बहस करिए फालतू की उनसे, या अनलॉजिकल वो करिए, लेकिन जो लॉजिकली उस तथ्य को आप जरूर करिए, उनको ट्रिगर जरूर करिए, है ना। वो भले ही अगर आपका आंसर ना दें, पर कोई तो इस दुनिया में होगा जो आपको सेटिस्फाइड रूप से आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा, आपकी क्यूरियोसिटी को आदर देगा। मान सकते हैं आपको शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन इस साइकिल को बच्चा ब्रेक करना है तो कहीं ना कहीं आपको भी सहभागिता निभानी पड़ेगी। वरना आप सोचें कि कोई एक फरिश्ता आएगा, कोई कुछ आएगा जो एक दिन में एक सिस्टम को बदल के रख देगा, ये मुमकिन नहीं है। या तो इस सिस्टम को कबूल कर लो कि ये तुम्हारी फितरत है, इसके साथ बहते रहो, या फिर इसके लिए कुछ चीज़ें काम करिए। मैं कहता हूँ निश्चित अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी लाभ आपको जरूर मिलेंगे। आप चाहे डिबेट कंपटीशन का हिस्सा बनिए, चाहे आप लेक्चरेट का हिस्सा बनिए, जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं, चाहे आप और इससे भैया देखिए आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का आप हिस्सा बनिए। कोई भी चीज़ है, कोई फंक्शन है, उसमें जरूर अपनी प्राथमिकता रखिए, जरूर उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। जिससे पता है क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आएगा, है ना। आप सिचुएशन हैंडलिंग की अप्रोच में आ जाएंगे, जो कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा काम के क्योंकि देखते हैं फिर हम देखते हैं इन्हीं बच्चों को जो ये तो बचपन में तो नहीं कर पाते, फिर 15 के लिए भटकते हैं, मनसा कर्मणा बादशाह को ठीक करते घूमते हैं, फिर कोशिश करते हैं कौए से मोर बनने की, पंख लगा के, मेकअप करके, नकाब लगा करके। तो ये सब काम नहीं आने वाला, है ना। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिए मेरे भाई, है ना। कथनी कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, और जो कथनी और करनी, मनसा करना वाचा बेसिकली इसी चीज पर टिका हुआ है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, और आप कर क्या रहे हैं। इन तीनों में मजबूत कनेक्टिविटी आपकी दिखनी चाहिए, क्योंकि लोग आजकल बोलने में बहुत कुछ होते हैं लेकिन करने में बहुत कुछ नहीं होते। यानी जो सुनते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ हैं। तो इस सब में ये डुप्लीकेट पर्सनैलिटी का नतीजा, इसलिए ही समाज में बदलाव नहीं आते हैं। जो व्यक्ति जो बोल रहा है वही कर रहा है, इट मीन्स वो जेन्युइन पर्सनैलिटी, उस पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। ठीक, कम से कम बुरा है तो बोल के तो कर रहा है कि मैं ये चीज़ करता हूँ, उसे एक्सेप्ट कर रहा है समाज के बीच आ करके। ऐसा तो नहीं है कि उस कुछ चीज़ों को कुछ फरेब कर रहा हो उस चीज़ में। तो ऐसी पर्सनैलिटी से बचने की जरूरत है भाई, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू मोड में ये चीज़ें आपकी रहती हैं। चलिए, और अगर कंपेरिजन देखें तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे
तो भैया 8th क्लास में आप आरएएमसी के लिए जाते हैं तो आपका 7th पास आउट या फिर अपियरिंग होना आवश्यक है ना, अपियरिंग होना आवश्यक है। यहाँ 5th, अगर आप 6th के लिए जा रहे हैं तो 5th पास आउट या अपियरिंग, अगर आप 9th के लिए जा रहे हैं तो 8th पास आउट या अपियरिंग, अगर आरएएमएस में सेम 5th आप 6th क्लास के लिए जा रहे हैं तो 5th पास आउट या अपियरिंग, और 8th क्लास पास आउट या फिर अपियरिंग हो, है ना। अगर एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, मैंने बताया। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस मंगाया जाता है, बाकी प्रोस्पेक्टस में फॉर्म ऑफलाइन ही आता है और उसको भेजना भी पते पर होता है, ऑफलाइन मोड में ही, है ना। उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट लगा कर ठीक प्रकार से, है ना। अगर आपको भरना नहीं आता है तो आप हमें लिख करके बताइए, हम बिल्कुल आपको बताएंगे उस चीज़ में, लेकिन गलत मत भरिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलत भर के भेज दें तो वो शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आप तैयारी करते रह जाएं, और जब आप एडमिट कार्ड की बात आए तो शायद आपका एडमिट कार्ड जारी ही ना किया जाए उनकी ओर से। इसलिए भी भैया बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को करने की ज़रूरत है ना। देखिए दूसरी चीज़, एक लोग ना कॉमन प्रश्न उठाते भी हैं कि भैया इसमें चले जाएं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे चीज़ें क्या मिलने वाली। देखो एक सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बताऊं ना कि डिफेंस सर्विसेज में अगर आप जा रहे हैं तो बिना मेडिकल के, अगर आपको लग, देखिए क्योंकि आप रिटर्न की तैयारी करेंगे, जी जान लगाएंगे, बहुत मेहनत लगती है भाई, है ना। कहते हैं कितना खौफ होता है उन शाम के अंधेरों में, कितना खौफ होता है उन शाम के अंधेरों में, पूछे उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। इसलिए उन अभ्यर्थियों की झोंपड़ियों में, उन अभ्यर्थियों के कमरों में, उन अभ्यर्थियों के रूम में जा करके देखिए जहाँ पर वो तपस्या में लीन है, क्योंकि सफलता किसी तपस्या से कम नहीं होती, कोई तैयारी किसी तपस्या से कम नहीं होती, पर उस तपस्या में तपना होता है। वहां सुख और आनंद नहीं ढूंढे जाते, अगर सुख की चाहना करोगे तो आप सफलता भूल जाइए। इसलिए सुख से दूर आपको जागना पड़ता है ना। क्योंकि सुख और विद्या, देखिए दो चीजों में से आपको एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज समझ लीजिए भैया। जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। पहले हम देखते थे कि भैया इसलिए गुरुकुलम में कोई सुख सुविधा जैसी चीजों का नहीं था। आज आप देखें गर्मी है तो आप पढ़ाई बुक बंद करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन उनको देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, जो तपती दोपहरी में भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं उस आंखों में वो ख्वाब ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आपके अंदर रियल मोटिवेशन जनरेट होगा। तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन का सहारा लेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन एक बार आपके अंदर जाग गया ना, तो वो आपको रुकने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए कई बार माता पिता की आंखों में भी झांक करके देखा करो कि उनके अंदर वो क्या ख्वाब पल रहे हैं जो आपको देखना चाहते हैं। क्या वो अभ्यर्थी के सपने जो एक तपस्या में वो अपना लीन है, उस तपस्या में जहां वो सुख की चाहना को दूर किए हुए अपने आप को तपा रहा है, किस लिए, सिर्फ पास करने के लिए पेपर, किस लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए, अब किस लिए, अपना वजूद ना मिट जाए उसका, समाज में एक रेपुटेशन बरकरार रहे, समाज में एक बदलाव लाने के लिए कहीं ना कहीं उसके पास में कुछ टूल्स जनरेट हो जाए, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। आप जाकर के देखिए, जरूर देखा करें जाकर के, तब पता चलेगा आपको। कभी बार उनसे ना दो चार आप उनसे सवाल कर लेंगे, रो देंगे, वो इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि मेहनत त्याग तपस्या यही होती है। वो सुख सुविधा दोस्त पार्टियां ये सब छोड़ करके वो एक कमरे में बंद होकर के अपनी तपस्या में लीन है। तो ये भी जो तैयारी किसी तपस्या से भाई कम नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज, आप इतना बड़ा रिटर्न क्वालिफाई करके गए, उसके बाद मान लीजिए आपने एसएसबी भी निकाला और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको अगर मेडिकल में अनफिट करार दे दिया जाए, तो सोचिए आपके लिए कितना दुख का कारण बनेगा। तो ये मेडिकल में अनफिट ना हो जाए, इसके लिए आप देखिएगा सैनिक स्कूल जो आपको प्रोवाइड करा ना, बचपन से ही आप एट अर्ली एज में आपका मेडिकल हो जाता है। जो लोग पूछते हैं ना कि क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है भाई। और भी है, एकमात्र नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए, क्योंकि मेडिकल में आपको पता लग जाता है एट अर्ली एज पे ही कि आपको के अंदर कोई बड़ी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो आपके लिए कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करे। अगर है तो फिर आप इस फील्ड को छोड़ करके, आपको पता ही है कि भैया अगर आपकी आंखें खराब हैं, आपके अंदर कोई और एबनॉर्मलिटीज है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि आर्म्ड फोर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इससे पहले आपको ही अपना मूड बदलने चाहिए कि आपको ही किसी और सर्विसेज की ओर जाना चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट आप पूरे के पूरे उससे बच जाएंगे कि आपको इतना बड़ा यू टर्न लेकर के नहीं आना पड़ेगा, जिसमें आप अपना समय, एनर्जी, उत्साह, तपस्या, सुख, चैन सब गवा दोगे। तो इसलिए बड़ी चीज होती है भाई, है ना। सेकंड चीज, अगर आप देखें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये यहाँ भी होते हैं ड्राफ्ट फीस। आप यूपी सैनिक स्कूल के अंदर 1000 रुपीज रहती है, और आरएमएस के अंदर भी आपका 600 रुपये रहती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। बाकी ये वेरी भी करती है SC ST OBC के लिए। इंटरव्यू की अगर आप बात करेंगे तो इंटरव्यू देखिए RIMC के अंदर भी होता है, यूपी सैनिक के अंदर भी होता है, और RMS के अंदर भी होता है। एग्जाम लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होता है, ठीक है। मॉडरेट लेवल और मॉडरेट लेवल, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्लास 6 जनरली इजी रहता है, मॉडरेट लेवल आप क्लास 9 को मान सकते हैं। RAMC जो जाने क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था इस वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसकी भी स्ट्रेटजी है, आप उस प्रकार से चलेंगे तो जरूर इसको कॉन्कर कर लेंगे, है ना। क्योंकि भ्रमजाल फैला दिया गया कि भैया के 2 सीटें हैं, 1 सीटें हैं, ऐसा बोल देते हैं। मैं भी बोल दूं कि यूपी की आबादी भाई 22 करोड़ है, 25 करोड़ है, 23 करोड़ है, उसमें से 1 सीट सिर्फ 1 या 2 सीट RIMC लेगा,
तो डर जाओगे देख करके भाई 22 करोड़ में से 1-2 का सिलेक्शन, ये तो बहुत ही सिलेक्शन रेट बहुत ही कम परसेंट में चली गई। हम तो देखते हैं सीडीएस एनडीएम देखते हैं कि 7 लाख फॉर्म 8 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, वैकेंसी 300 400 500 450 वैकेंसीज हैं, तो सिलेक्शन रेट देखते हैं तो कैलकुलेट करते हैं तो 0.0008 9% में चली जाती है, 1% से भी कम। तो ये चीज देखिए, अगर आपका रियल फाइट निकालोगे ना, रियल फाइट आपको 100 150 50 100 के अंदर ही मिलेगी। तो आप उस चीज पर मत, बड़े आंकड़ों पर मत भरोसा करिए, आप उसको देखिए, जेन्युइन ऑडियंस को देखिए, आप जेन्युइन ऑडियंस को पहचानिए, है ना। आप उस कई बातों में मत जाइए कि भैया पूरे ऑल स्टेट से 1-2 वैकेंसीज चुनी जाती है, एक दो स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। देखो टफ हर चीज होती है, इजी क्या है, कुछ भी नहीं है, मेहनत हर चीज में लगती है ना। कोई शॉर्टकट नहीं होता, देखो सफलता का आप शॉर्टकट चाहें, कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई। ये चीजें करनी ही पड़ती हैं आपको, ये चीजें सोचनी ही पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए ही तो भैया इस चीज में आप लगे रहिए, ये किसी तपस्या से कम नहीं। एम देखेंगे तो एनडीए के लिए आपको इसके लिए प्रिपेयर किया, इसमें भी एनडीए और इसमें भी आपको एनडीए के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है ना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है, यहाँ भी नहीं होती और यहाँ भी नहीं होती, तीनों में ही कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको नहीं मिलती है। आगे कुछ और कंपेरिजन की बात करें तो कंपेरिजन देखते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न अगर आप आरएएमसी के अंदर देखेंगे तो आपको इंग्लिश जो रिटन मोड में होता है 125 मार्क्स का रहता है। आपका जो मैथमेटिक्स है वो भी डिस्क्रिप्टिव मोड में 200 नंबर का रहता है पेपर। आपका जनरल नॉलेज जो कि एमसीक्यू मोड में होता है 75 क्वेश्चन यहाँ रहते हैं। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का रहता है। इस तरीके से आपका टोटल 450 मार्क्स का आपका टोटल सम बनता है। इनमें से आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है ना। उस आधार पे आपको चेक किया जाता है कि आप एडमिशन के काबिल हैं या जो कट ऑफ बनता है उसका आप पार करते हैं तो आपका एडमिशन सुनिश्चित कर लिया जाता है। वहीं यूपी सैनिक में बात करोगे तो इंग्लिश यहाँ 50 नंबर की रहती है, जीके भी आपका 50 नंबर का रहता है, ठीक है। और आपका जो मैथ्स है वो 75 क्वेश्चंस रहते हैं। और आपको जो इंटेलिजेंस टेस्ट यानी रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी टोटल 200 का रहता है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। इस तरीके से आपका 300 नंबर तैयार होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, ये हम पहले बता चुके हैं। आरएमएस क्लास 6 की बात करोगे तो आपका इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 35% आपका क्वालिफाइंग माना जाता है। लेकिन अगर 35% से नीचे आया तो यकीन मानिए आपका बाकी पेपर चेक नहीं होगा, आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको 40% मिनिमम पासिंग होता है। मैथ्स की बात करें 50 क्वेश्चन 40% मिनिमम पासिंग। जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन 40% आपका मिनिमम पासिंग और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू क्लास 6 के लिए। इस प्रकार से पूरा आपका ये तो भैया क्वालिफाइंग है और ये इनका मार्क्स आपका जुड़ता है तो मतलब लगभग 170 मान सकते हैं। इसमें से आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है, ठीक है। क्लास 9th की अगर आप बात करोगे तो क्लास 9th में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 देखेंगे इंग्लिश 50 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का, एसएसटी जो आपका है 30 मार्क्स का, टोटल बनता है 100, जिसमें से आपको 50% मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए लाना पड़ता है। ये क्वालिफाइंग है, कट ऑफ नहीं। क्वालिफाइंग और कट ऑफ में अंतर है भैया, ये क्वालिफाई करना इतना पड़ेगा, उसके बाद एक कट ऑफ बनेगी जिसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। पेपर 2 में मैथ्स और साइंस 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स का 50% अगेन रहता है, 50 नंबर का यहाँ इंटरव्यू रहता है। तो 100 + 100 200 और प्लस 50 250, यानी 250 मार्क्स यहाँ पे टोटल जनरली आपके बनते हैं। तीनों का सिलेबस हमने एनालाइज किया, ठीक है। आप एक चीज समझेंगे आगे आगे अगर देखेंगे, अगर सिलेबस का कंपेरिजन करें तो आरएमएससी का सिलेबस भी अगर हम देखें तो आपको देखो आंसर राइटिंग अच्छी आनी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मोड में है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर यूपी सैनिक और आरएमएस की अगर बात करें या सैनिक की बात करें तो ये एमसीक्यू बेस्ड है, आपकी राइटिंग गंदी है चल जाएगी, लेकिन आपका जो लिखने का तरीका जो पैटर्न है स्टेप मार्किंग वो चीज़ें, वो लिखने का एजेंडा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप आरएमसी के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक चीज़ है, देखिए क्वेश्चंस वही हैं जैसे यहाँ आ रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पूछे जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई हुआ नहीं है, खा जाएगा आपको, निकल जाएगा, बहुत तपस्या लगेगी। तपस्या किसके लिए नहीं लगती, फ्री में क्या मिलता है दुनिया में, कुछ नहीं मिलता भाई, ठीक है। कोई दुआ देता भी है वो भी किसी भिखारी को जब कुछ डालते हो तभी वो दुआ देता है, फ्री में दुआ भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आरएएमसी की जनरली बात करें तो आरएएमसी में मेरे भैया आपको अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। उसके बाद सेम सिलेबस है, आप जो आरएमएस की तरह वही मैथ्स यहाँ देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आप थोड़ा सा एडिशनल मान सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो जाती है तो उसमें फिर आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी और जाननी पड़ती हैं। बाकी जीके की अगर बात करें तो जीके दोनों में लगभग वही आती है ना। किसी में ये हो सकता है कि करंट अफेयर ज़्यादा पूछा रहा है, किसी में कम पूछा जा रहा है। बाकी स्टैटिक पोर्सन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इन सब के पोर्सन वो वेटेज वही रहते हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा वेटेज किसी में थोड़ा कम वेटेज है ना। बाकी बस मैं कहूँ तो आपको आंसर राइटिंग 2 चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए आरएएमसी के लिए, आंसर राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश की थोड़ी समझ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, है ना। तो आप जानते हैं लिटरेचर पोर्सन ग्रामर पोर्सन और वोकेब 3 पोर्सन में जनरली हम बांट लें, तो लिटरेचर पोर्सन की भी आपको समझ चाहिए। जनरली यहाँ आपका ग्रामर और वोकेब चेक किया जाता है,
बाकी में देखो केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दें, वो आपका लिटरेचर चेक करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है ना, इस चीज़ को देख करके। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, है ना। क्लास 8th के लिए आपको करना है तो वही, आप जिस क्लास का पेपर दे रहे हैं वो क्लास प्लस उससे एक एक्स्ट्रा क्लास, इनका सिलेबस तो जरूर निपटाएं, इससे बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, जो भी ये एग्जाम कंडक्टिव बॉडी जो भी ये पेपर बनाती हैं, ये एनसीईआरटी को प्रेफरेंस में लेकर के पेपर तैयार करते हैं, चाहे वो एसएसटी हो चाहे वो साइंस हो। ठीक है, मैथ्स तो आप समझिए कि जो है मैथ्स का तो क्वेश्चन वैल्यू बदल के आ सकता है, उसमें क्या कट कॉपी पेस्ट, लेकिन जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदल सकते मेरे भाई। अब वो चाहे पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में वही फोटोसिंथेसिस है तो वही हिंदुस्तान में है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अच्छे मित्र मुल्क नहीं है तो इसका मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस की परिभाषा कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी। ठीक है भैया, सिलेबस मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लीजिए भाई, मेरा काम ही यही है कि आपको डर महसूस ना कराऊं, आपको डर से इजाद दूं, है ना। डराने के लिए दुनिया बैठी है, मेरा काम नहीं है ना। मेरा काम है आपके अंदर साहस भरना, मेरा काम है आपके अंदर उत्साह जनरेट करना, मेरा काम है आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना। तो आप ये चीज़ कर लेंगे ये, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आप बताइए, हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे यूपी सैनिक का और आरएमएस का, है ना, जनरली आरआईएमसी में हमें ऐसा कोई खास रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यूपी सैनिक का बात कर चुके हैं, यूपी सैनिक यूपी के लिए है तो डोमिसाइल ऑफ यूपी जिनके पास है उनके लिए सीट सबसे ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा है टोटल सीट्स का, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के 27% है, एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% आपको सीट्स देखने को मिलती हैं, है ना। ये सारी चीज़ रहती हैं। उसके अलावा भी पेमेंट सीट भी होती है, वो भी अलग से रहती है, उनकी कट ऑफ अलग से जाती है। ठीक है, उनकी वैकेंसी भी अलग से आती है ना। इसकी बात करें 70% उनके लिए रहते हैं जो जेसीओ और ओआर रैंक के हैं जो लोग हैं। ठीक है, जो भी डिफेंस